हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पे वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आज हम जो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बात करेंगे कि हमने कौन कौन सी कंट्रीज से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चीज़ें हमने बोरो करी है। सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए या फिर बोरो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कह लीजिए। और ये जो टॉपिक है ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हर एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। आपसे हर एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं कुछ भी, फंडामेंटल राइट कहाँ से बोरो करा, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हमने कहाँ से बोरो करी है, इमरजेंसी का प्रोविजन हमने कहाँ से बोरो करा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो आप आंसर तभी दे सकते हैं जब आपको नॉलेज होगी कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन में कितनी चीज़ें बोरो करी हैं और कहाँ कहाँ से बोरो करी हैं। आज इस वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलती रहे। अगर आपने रिट्स की वीडियो नहीं देखी है तो जाकर वो भी देख सकते हैं। अगर आप लॉ एस्पिरेंट हैं या आप किसी भी कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो है। स्टार्ट दी वीडियो। जैसे कि मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में भी अपनी बताया था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो केम इनटू एग्जिस्टेंस आया था वो कब आया था, 26 नवंबर 1949 को। मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर 1949 को। ये भी याद रखना आपको ज़रूरी है। एंड केम इनटू फोर्स कब आया था, वो 26 जनवरी 1950 को। 26 जनवरी 1950 को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो केम इनटू फोर्स आया था। पर उससे पहले जब जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन था ही नहीं, तो उससे पहले जो हमारे देश पे जो कानून था वो कैसे रन कर रहा था, बाकी चीज़ें जो हमारे देश की थी वो कैसे रन कर रही थी। तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है, जिस पर आज भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 75% रन कर रहा है, जो कि मैं आपको बहुत अच्छे से पॉलिटी सीरीज़ में समझा चुकी हूँ, बट ये डिटेल सीरीज़ है तो इसमें और अच्छे से हम इस चीज़ को समझेंगे कि जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उस पर आज भी हमारा 75% कॉन्स्टिट्यूशन रन कर रहा है। ठीक है। ब्रिटिशर्स के टाइम पर ब्रिटिशर्स ने ये रूल बनाया था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, और इसी पर जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन से पहले हमारा जो पूरा रन होता था सिस्टम इंडिया का, वो इसी उस पर होता था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर। और जो कॉन्स्टिट्यूशन हम बना रहे थे, तो कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के टाइम पर यही एक बहुत बड़ा सोर्स था जिससे हमें आइडिया मिला था कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूशन जो तैयार करना है वो कैसा कॉन्स्टिट्यूशन हमें अपने देश के लिए बनाना है। तो हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से कौन सी चीज़ें हैं जो वो बोरो करी थी अपने कॉन्स्टिट्यूशन में, वो क्या है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी प्रोविज़न, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ली थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से ये सारी चीज़ें आज भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 पर हमारा 75% ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन रन करता है। तो ये तो बात हो गई हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की, जो बेसिक नॉलेज थी वो हो गई आपकी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है क्या, ये आपको पता चल गया, और उसमें क्या क्या है, फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जुडिशरी, पब्लिक सर्विस कमीशन, इमरजेंसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। तो ये सारी बातें यहाँ पर हमने समझ ली। बाकी हमने जो कंट्री से रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम आगे देखते हैं कि कौन कौन सी कंट्री से हमने क्या क्या बोरो करा है। और अगर आपको ये सारी जो हैं आपके फीचर्स, इनको याद रखने में प्रॉब्लम हो रही है, तो आप इन सारे वर्ड को एक वर्ड बनाकर याद रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने बना दिया पी फौज, PEAP जो है, इसके पी से आप याद रख सकते हैं। पी से हो गया पब्लिक सर्विस कमीशन, ई से हो गया इमरजेंसी प्रोविजन, ई से हो गया एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स। ये तीन चीज़ हो गई यहाँ पर। एंड फौज जो PFOJ लिखा है मैंने, उससे हो गया फेडरल स्कीम, ऑफिस ऑफ गवर्नर एंड जुडिशरी, पी फौज। आई होप कि ये ट्रिक आपको हेल्प करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर क्लियर हो गई। फर्स्ट कंट्री जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है USA, जिससे हमने जो जो चीज़ें बोरो करी हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, वो सारी चीज़ें आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही हैं। जैसे कि यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स, जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होता है, आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है वो हमने कौन सी कंट्री से बोरो करा है। तो कौन सी कंट्री से करा है, हमने US से करा है बोरो। फंडामेंटल राइट्स हो गया, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी हो गया, जुडिशियल रिव्यू हो गया, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट हो गया, मतलब कि प्रेसिडेंट को हटाने का जो प्रोसेस होता है वो क्या होना चाहिए, वो भी हमने US से लिया है। और रिमूवेबल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, मतलब सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को किस बिना पे रिमूव करना चाहिए, वो भी हमने US से लिया है। और वाइस प्रेसिडेंट की जो पोस्ट होती है वो भी हमने
कहाँ से ली है, बोरो करी कौन सी कंट्री से, वो करी यूएस से। तो ये सारी चीज़ें जो है, ये सारी चीज़ें हमने यूएस से बोरो करी हैं, जिसमें से आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, जुडिशियल रिव्यू और फंडामेंटल राइट्स। ये आपसे क्वेश्चन पेपर में बहुत ज़्यादा पूछ लिया जाता है। पूछ तो कुछ भी सकते हैं, बट जो सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली चीज़ें हैं वो फंडामेंटल राइट और जुडिशियल रिव्यू। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं कि सबके राइट्स के लिए अमेरिका बहुत ज़्यादा बोलता है। मैटर किसी का भी हो, लेकिन अमेरिका ज़रूर बीच में आता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है वो सबके राइट की प्रोटेक्शन के लिए बोलने की कोशिश करता है हमेशा। तो उससे प्रोटेक्शन, राइट प्रोटेक्शन से आप याद रख सकते हैं फंडामेंटल राइट्स। इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जब वहाँ जहाँ पर जिस भी कंट्री में फंडामेंटल राइट्स अच्छे से रन करेंगे, वहाँ पे जो जुडिशरी होगा वो भी बिल्कुल इंडिपेंडेंस होगा, मतलब जो कोर्ट होगा वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट होगा, गवर्नमेंट का कोई प्रेशर नहीं होगा वहाँ पर। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी भी इंडिपेंडेंस तभी रह सकती है जब उसे अपने रिव्यू देने का राइट हो, जुडिशियल रिव्यू हो। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को कैसे हटाना चाहिए, ये दोनों चीज़ें आपको ऐसे याद रखनी पड़ेंगी कि प्रेसिडेंट जो है वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को अपॉइंट करते हैं, ठीक है। तो उनको रिमूव करने का तरीका वो भी हमने यूएस से लिया है। और रिमूवेबल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस, उनको भी सुप्रीम कोर्ट के और हाई कोर्ट दोनों के जजेस को कौन रिमूव कर सकता है इंडिया में, वो कर सकते हैं प्रेसिडेंट। तो इसको आप ऐसे इंटर कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और प्रेसिडेंट के बाद कौन सी पोस्ट आती है, वाइस प्रेसिडेंट। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवेबल ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस। ये सारी चीज़ें हमने कहाँ से ली है, यूएसए से। तो ये तीनों को चीज़ों को आप एक साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और इन तीनों चीज़ों को एक साथ इंटरकनेक्ट कर सकते हैं। तो 6 चीज़ें जो हैं वो टोटल हमने यूएस से ली हैं। और फंडामेंटल राइट्स का जो आर्टिकल होता है वो होता है 12 to 35। आर्टिकल 12 to 35 जो होता है वो होता है फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल। जुडिशियल रिव्यू भी एक फंडामेंटल राइट है, जिसका आर्टिकल होता है आर्टिकल 13। और यहाँ पर जो है इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो तरीका है कौन सा आर्टिकल में, आर्टिकल 61 में। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है जिनके बारे में मैंने आपको यहाँ पर बता दिया है, आप आर्टिकल भी याद रखिएगा। तो यहाँ पर क्या है, फंडामेंटल राइट, इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जुडिशियल रिव्यू, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, रिमूवेबल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट। अच्छा, ये जो टॉपिक है ना, ये वाला बहुत अलग से डिस्कस करने वाला टॉपिक है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक ज़्यादा लंबी नहीं होगी वीडियो, 4 to 5 मिनट की होगी या हार्डली टू हार्डली 10 मिनट्स की बनेगी वो वीडियो। डिफरेंस बिटवीन आपको सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का डिफरेंस बिटवीन भी समझा दूंगी, और इन दोनों के जजेस के जो पावर्स होती हैं उनमें क्या डिफरेंस है, और किस बिना पर सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जजेस को रिमूव किया जा सकता है, वो सारी चीज़ें हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो भी आपको चैनल पर देखने को मिल जाएगी। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा कि ये 6 चीज़ें जो है हमने यूएस से बोरो करी हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ब्रिटेन। तो हमने ब्रिटेन या फिर यूके कह लीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूके, इससे हमने कौन कौन सी चीज़ें बोरो करी हैं तो ये देख लेते हैं। पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, रूल ऑफ लॉ, लेजिस्लेटिव प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, कैबिनेट सिस्टम, राइट्स, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस एंड बाइकैमरलिज्म। ये सारी चीज़ें जो है वो हमने ब्रिटेन से ली है, या फिर यूके कह लीजिए, ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड किंगडम्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम बाइकैमरलिज्म से समझते हैं। बाइकैमरलिज्म मैंने आपको पॉलिटी सीरीज में भी समझाया था, और जब हम जामिया का BLLB का पेपर सॉल्व करे थे मैंने आपको वहाँ भी समझाया था बाइकैमरलिज्म क्या होता है। बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउस पार्लियामेंट, 2 हाउसेस। 2 हाउसेस जिस भी कंट्री में होगी उस सिस्टम को क्या कहेंगे, बाइकैमरलिज्म। जैसे कि राज्यसभा प्लस लोकसभा है, यहाँ पे राज्यसभा भी है और लोकसभा भी है इंडिया में। तो हमारे यहाँ क्या है, बाइकैमरलिज्म। और यूनिकैमरलिज्म का मतलब क्या होता है, यूनिकैमरलिज्म का मतलब होता है 1 हाउस। 1 हाउस मतलब कि जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ अपर हाउस होगा, लोअर हाउस नहीं होगा। तो बाइकैमरलिज्म का मतलब होता है 2 हाउस पार्लियामेंट। पार्लियामेंट जो है वो बनती ही है राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट इक्वल्स टू प्राइम मिनिस्टर, इक्वल्स टू पार्लियामेंट। सॉरी, मैंने प्राइम मिनिस्टर बोल दिया, पर क्या है, इक्वल्स टू पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैसे बनती है, राज्यसभा प्लस लोकसभा प्लस प्रेसिडेंट। तो आपसे कितने क्वेश्चन पेपर में आपसे ये भी क्वेश्चन कर लेते हैं कि पार्लियामेंट इक्वल्स टू, या फिर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होती है। तो यही होती है पार्लियामेंट। एक पार्लियामेंट जो हम कहते हैं, तो पार्लियामेंट का मतलब यही होता है कि वहाँ पर राज्यसभा भी है, लोकसभा और प्रेसिडेंट, तीनों चीज़ों को मिला के एक पार्लियामेंट बनती है। तो यहाँ पर हमने ये समझ लिया बाइकैमरलिज्म क्या होता है। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रोपोगेटिव रिट्स, रिट्स के बारे में आपको यहाँ पर नहीं समझा रही ढंग से। अगर आपने मेरी रिट्स की वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप जाके मेरी रिट्स की वीडियो देखिए, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि रिट्स कितने टाइप की होती हैं, रिट्स का क्या काम होता है, और रिट्स
सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के अलग अलग आर्टिकल्स हैं वो कैसे इशू करते हैं, तो ये आपको वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। कैबिनेट सिस्टम है इंडिया में, ये हमने ये भी ब्रिटेन से लिया। ये सारी जो चीज़ें हैं ये हमने ब्रिटेन से ली हैं। सिंगल सिटीजनशिप मतलब कि अगर आपके पास इंडियन सिटीजनशिप है तो आप किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप नहीं रख सकते हैं। अगर आपने किसी भी कंट्री की सिटीजनशिप ली तो आपकी इंडियन सिटीजनशिप जो है वो ड्रॉप हो जाएगी। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर एंड रूल ऑफ लॉ, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट मतलब कि वही राज्यसभा और लोकसभा। हमारे यहाँ जो है वो डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में भी क्या है, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट हमारी जो है रन करती है। और रूल ऑफ लॉ है। रूल ऑफ लॉ का आर्टिकल क्या होता है? रूल ऑफ लॉ का जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 14 के अंडर ही रूल ऑफ लॉ जो है वो ऐड किया गया है। रूल ऑफ लॉ का मतलब क्या होता है, कोई भी पर्सन जो है वो लॉ से ऊपर नहीं है, सबके लिए लॉ एक बराबर है। तो रूल ऑफ लॉ का मतलब ये होता है कि कोई भी पर्सन चाहे वो किसी भी पोस्ट पर हो, अगर कोई क्राइम करा है तो उसको सज़ा मिलेगी। कानून सबके लिए बराबर है, ये चीज़ आप सबने सुनी होगी। तो यही है टर्म रूल ऑफ लॉ, जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में हमने कहाँ से बोरो करी है, वो करी है यूके से बोरो। तो आई होप कि ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। ये सारी चीज़ें जो हैं हमने कहाँ से ली हैं, ब्रिटेन से ली हैं। जो आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है एग्जाम में वो पूछा जाता है रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप एंड बाइकैम्परलिज्म। ये तीन अक्सर आपसे जो पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि हमने कहाँ से बोरो करी है। तो ये सारी चीज़ें कभी आपको ब्रिटेन दिखेगा ऑप्शन में और कभी आपको यूके दिखेगा। तो ये याद रखिएगा ब्रिटेन यूके एक ही है, यूके यूनाइटेड किंगडम्स पार्ट ब्रिटेन। ओके, रूल ऑफ लॉ, सिंगल सिटीजनशिप, बाइकैम्परलिज्म। बाकी चीज़ें आप ऐसे याद रख सकते हैं, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और कैबिनेट सिस्टम। ये सारी चीज़ें पार्लियामेंट से रिलेट करती हैं, इनको एक साथ कर लीजिएगा। और बाइकैम्परलिज्म मतलब लोकसभा प्लस राज्यसभा, टू हाउसेस का मतलब होता है बाइकैम्परलिज्म। तो जो होता है हमारे टू हाउसेस और प्लस प्रेसिडेंट मिलकर एक पार्लियामेंट बनती है, तो आप इसको भी पार्लियामेंट के साथ रिलेट करके पढ़ सकते हैं। रूल ऑफ लॉ और रिट्स, इनको याद रख सकते हैं, रिट्स और रूल ऑफ लॉ को एक साथ याद रख सकते हैं। और लेजिस्लेटिव जो आपके लिए एब्रीविएशन निकल कर आएगी, अगर आपको वैसे याद नहीं हो रहा है तो आप एब्रीवेटरी फॉर्म में भी याद रख सकते हैं, बीपी और एससी। बीपीएससी का नाम तो सुना ही होगा आपने, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन। तो यहाँ पे बी और पी का क्यूब कर दीजिएगा और एससी। तो बी से क्या हो गया, बाइकैम्परलिज्म, और पी के क्यूब से मतलब कि पी और पी, इससे हो गया, एक पी से हो गया आपका पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, एक से हो गया पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस और एक से हो गया प्रोपेगेटिव रिट्स। तो यहाँ पे पी का क्यूब हो गया पी एंड पी, और एस से हो गया आपका सिंगल सिटीजनशिप, सी से हो गया कैबिनेट सिस्टम, और यहाँ पर RL, बीपीएससी आप अलग याद रखिएगा। और रूल ऑफ लॉ, उसके बाद आपको ये दो चीज़ तो आसानी से याद हो ही जाएगी, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो आप इसकी अगर एब्रीवेटरी फॉर्म बनाएंगे तो ये बन जाएगी आपकी RLP, रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। तो यहाँ पर मैंने आपको एब्रीवेशन भी दे दी है, BPSC। बाकी रूल ऑफ लॉ और इसके लिए कोई एब्रीवेशन नहीं बन रही थी तो आप रूल ऑफ लॉ और लेजिस्लेटिव प्रोसीजर ऐसे भी याद रख सकते हैं, B और P का क्यूब और S और C। बाइकैम्परलिज्म, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, प्रोपेगेटिव रिट्स, एंड S और C से क्या हो गया, सिंगल सिटीजनशिप एंड कैबिनेट सिस्टम। आई होप कि ये ट्रिक आपके लिए यूजफुल रहेगी, तो याद होता है आप उस तरीके से याद रख सकते हैं। अब यहाँ पर हम यूके की बात कर ही रहे हैं तो आपसे एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि कौन सी कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, कौन सी कंट्री में अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। तो ये भी याद रखिएगा कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो यूके में है, मतलब कि यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है। तो यूके का जो कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, वो ओरल कॉन्स्टिट्यूशन है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ठीक है। तो अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन कहाँ पर है, यूके में है, ये भी याद रखिएगा। और यूके के अलावा कहाँ कहाँ है, एक तीन, पूरे वर्ल्ड में सिर्फ और सिर्फ 3 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूके, न्यूजीलैंड एंड इजराइल। ये तीनों याद रखिएगा। एग्जाम में बनने वाला एक और क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिया कि अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन आपसे अक्सर पूछ लिया जाता है, या फिर ओरल कॉन्स्टिट्यूशन, तो वो है यूके में, न्यूजीलैंड में और इजराइल में। तो ये भी आपको याद रखना है कि यूके में जो है वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने वो ली हैं यूके से। अब देखते हैं हमने आयरलैंड से कौन कौन सी चीज़ें ली हैं। तो जो हमने आयरलैंड से ली हैं, सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो जो हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, वो है
DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ये सबसे ज़्यादा पूछा जाता है एग्जाम में कि हमने कौन सी कंट्री से लिया है, तो वो लिया है हमने आयरलैंड से। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो हमने आयरलैंड से ली है। नॉमिनेशन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा में जो मेंबर्स की नॉमिनेशन होनी चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए, वो प्रोसेस भी हमने आयरलैंड से लिया है। और मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट भी हमने आयरलैंड से लिया है कि प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए जो मेथड होना चाहिए वो किस तरीके का होना चाहिए, वो लिया हमने आयरलैंड से। इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो हमने कहाँ से लिया, मतलब कि प्रेसिडेंट को रिमूव करने का जो तरीका होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, वो लिया हमने USA से। तो आप ऐसे ही याद रख सकते हैं इंटरकनेक्ट करके। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आयरलैंड से जो ली हैं हमने वो 3 चीज़ें ली हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी हो जाता है। बाकी की 2 चीज़ें भी आप इजीली याद रख सकते हैं, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट किए जाते हैं, हम इलेक्ट नहीं करते हैं। कौन करता है हमने इलेक्ट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, बोथ द हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि दोनों हाउसेस के इलेक्टेड मेंबर, मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो जो है वो वोटिंग करते हैं प्रेसिडेंट के लिए। प्रेसिडेंट को जो है वो हम चूज़ नहीं करते हैं, इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। मतलब कि जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है वो क्या होता है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है जब हम वोटिंग करते हैं उसे डायरेक्टली इलेक्टेड कहते हैं कि मतलब पब्लिक ने इलेक्ट करा है। लेकिन इनडायरेक्टली जो इलेक्शन होते हैं वो उसका मतलब होता है कि पार्लियामेंट में जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं जिन्हें हमने चूज़ करके पार्लियामेंट और में भेजा है, मतलब कि राज्यसभा में या लोकसभा में जिनके लिए हमने वोट करा है, वो जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं वो वोटिंग करेंगे प्रेसिडेंट को बनाने के लिए। ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा, आपसे ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जितनी भी मैं चीज़ें बता रही हूँ सारी चीज़ें एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। और अगर आप किसी भी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उससे रिलेटेड चैनल पर सारी वीडियोस मिल जाएंगी। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिए ताकि आपको इसी तरीके की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहे। अगर कुछ वीडियो पे ना समझ में आए आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो कैसी लगी ये भी बताएं, ताकि मैं उस चीज़ पे अगर कुछ नहीं समझ में आया तो मैं उस चीज़ पे अगर नहीं आया होगा तो मैं उसे और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो यहाँ पर याद रखिएगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये सारी चीज़ें हमने ली हैं आयरलैंड से। तो ये चीज़ें आप डायरेक्ट भी याद रख सकते हैं, और अगर आपको इसको भी याद करने में प्रॉब्लम आ रही है तो इसके लिए भी आपके पास शॉर्ट ट्रिक है, और वो है DNM। DNM ये वर्ड तो सबने सुना ही होगा, DNM। तो आप DNM से याद रख सकते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेंबर ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। और इसको तो वैसे भी इसकी शॉर्ट फॉर्म यही होती है DPSP, और फिर आपका नॉमिनेशन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा एंड मेथड ऑफ इलेक्शन। तो आपका जो एक वर्ड में आ जाएगा ये हो जाएगा DNM। ठीक है, आई होप कि ये ट्रिक भी आपके लिए यूजफुल रहेगी। लिया आयरलैंड से। सोवियत यूनियन मतलब कि USSR ये टर्म बहुत बार यूज सुनी होगी आपने, या फिर सोवियत यूनियन। तो ये जो है नाउ मतलब अभी का क्या है, अभी का ये है रशिया। सोवियत यूनियन भी कह लीजिए या फिर USSR कह लीजिए, पर ये अभी किस नाम से जाना जाता है, ये जाना जाता है रशिया के नाम से। तो हमें रशिया से जो चीज़ें ली हैं, आपको ऑप्शन में जो है आपके एग्जाम में, आपको एंट्रेंस एग्जाम या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपको ऑप्शन में कुछ भी दिख जाएगा। सोवियत यूनियन भी दिख सकता है और USSR भी दिख सकता है और रशिया भी लिखा हुआ दिख सकता है। तो रशिया की जो हिस्ट्री है इस पर हम अलग से बात करेंगे। अभी इसको अगर डिस्कस करने बैठे तो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा कि सोवियत यूनियन क्या है, USSR कैसे फॉर्म हुई थी, या रशिया कैसे बन गया अभी है। तो ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अलग हैं। अभी हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि क्या क्या चीज़ें हमने बोरो करी हैं, तो सिर्फ हमारा फोकस वहीं होगा। बाकी ये चीज़ें जो है ये हम अलग से डिस्कस करेंगे एक सेपरेट वीडियो में। तो याद रखिएगा तीनों में से कोई भी टर्म आपको एग्जाम में दिख सकती है। तो जो हमने रशिया से बोरो करी है वो कौन कौन सी चीज़ें करी, फंडामेंटल ड्यूटीज़ एंड आइडिया ऑफ जस्टिस। ओके, आइडिया ऑफ जस्टिस, प्रियम्बल में जो जस्टिस इक्वालिटी लिबर्टी ये सारी चीज़ जो प्रियम्बल में है उसमें जो वर्ड है जस्टिस वो हमने रशिया से बोरो करा है। मतलब कि जस्टिस में आपको दिखेगा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन तीनों की जस्टिस प्रियम्बल में मेंशन है। तो ये भी आइडिया हमने कहाँ से लिया, ये भी लिया है रशिया से। तो आपके लिए ये दोनों ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जो प्रियम्बल से रिलेटेड जो वर्ड्स हैं उनसे भी क्वेश्चन बनकर आते हैं। तो यहाँ पर जो आइडिया ऑफ जस्टिस लिया है, जस्टिस फॉर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल, इन तीनों की जस्टिस जो प्रियम्बल में मेंशन की गई है वो जो आइडिया लिया गया वो लिया गया रशिया से। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ है तो आपसे बहुत बार पूछ ली जाती है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ का जो कॉन्सेप्ट है वो भी हमने रशियन कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है,
11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं हमारी, ठीक है। ये चीज़ें मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ, बाकी एक सेपरेट वीडियो इस पर भी आ जाएगी, तब आपको और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ और आइडिया ऑफ जस्टिस, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल मेंशन इन द प्रीएम्बल वाज टेकन फ्रॉम द रशिया। तो यहाँ की तो सिर्फ 2 चीज़ें हैं, तो ये आपको याद रखने में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारा कनाडा। कनाडा से हमने कौन कौन सी चीज़ें ली हैं? फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर, वेस्टिंग ऑफ रेसिडरी पावर इन द सेंटर, अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय सेंटर, एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के पास जो होती है वो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी होता है, एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन भी होता है और ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी होता है। ये तीनों ही आपसे पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि सुप्रीम कोर्ट के पास जो कौन सी ज्यूरिसडिक्शन है, तो तीनों ही है सुप्रीम कोर्ट के पास। ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन भी है, एप्लीएट ज्यूरिसडिक्शन भी है और एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन भी है। तो ये तीनों ही ज्यूरिसडिक्शन सुप्रीम कोर्ट के पास है। तो हमने एप्लीएट जो एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन है वो कहाँ से बोरो करी है? वो करी है कनाडा से। एडवाइजरी ज्यूरिसडिक्शन जो है वो हमने करी है कनाडा से बोरो। और अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर बाय द सेंटर, की जो स्टेट गवर्नर जो है उनका अपॉइंटमेंट जो है वो सेंटर करेगी, ये वाला जो है टर्म वो भी हमने कनाडा से लिया है। अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर का वो कहाँ से लिया? हमने कनाडा से बोरो करा है, कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो करा है। अपॉइंटमेंट ऑफ द स्टेट गवर्नर्स बाय द सेंटर, की जो स्टेट गवर्नर होगा उनका अपॉइंटमेंट जो सेलेक्ट करेगा, कौन करेगा? सेंटर। सेंटर मतलब हमारी जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इनको स्टेट में गवर्नर बना के भेजेगी। वो पूरा अपॉइंटमेंट प्रोसेस जो होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं और वो उनके हाथ में होता है पूरा। रेसिडरी पावर का मतलब क्या होता है? जो भी मैटर सेंटर, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दिए गए हैं उन पे लॉज बनाने का जो पावर होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, ठीक है। ये याद रखिएगा, जो भी मैटर सेंटर, स्टेट या फिर कॉन्करेंट लिस्ट में नहीं दिए गए हैं उन पे लॉज बनाने का जो पावर होता है वो होता है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। तो ये होता है रेसिडरी पावर। एंड फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर मतलब कि हाँ, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि इंडिया में जो है वो सेंटर और स्टेट दोनों गवर्नमेंट रन करते हैं, सेंट्रल स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। लेकिन जो ज़्यादा पावरफुल होती है वो कौन सी होती है? वो होती है सेंट्रल गवर्नमेंट। तो ये वाला भी प्रोविजन हमने कहाँ से लिया? कनाडा से। फेडरेशन विद ए स्ट्रॉन्ग सेंटर। तो यहीं पर एंड करते हैं। कैनेडियन कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ही हम वीडियो को एंड भी कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पर आज हमने पढ़ लिए हैं 5 कंट्रीज़। 5 कंट्रीज हमने क्या क्या बोरो करा है वो अच्छे से हमने डिटेल में पढ़ लिया है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। बाकी की जो 5 कंट्रीज़ बची हैं, टोटल हमने 10 कंट्रीज़ पढ़नी थी, बाकी की जो 5 कंट्रीज़ बची हुई हैं वो 5 कंट्रीज़ हम सेकेंड पार्ट में कवर करेंगे, ताकि आप लोगों को ज़्यादा बर्डन ना हो और ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, जिसकी वजह से आपको प्रॉब्लम होती है फिर वीडियो देखने में। इसीलिए वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट सेक्शन में बताएं वीडियो कैसी लगी। अगर कहीं भी डिफ़िकल्टी हो रही है समझने में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।